यूपी में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए 11 तारीख को मतदान होना है। हालांकि आज प्रचार का अंतिम दिन था और अब से उत्तर प्रदेश में प्रचार पर रोक लग गई है, क्योंकि 11 तारीख को दूसरे और अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। हालांकि इस बार 38 जिले हैं, 45 प्रेक्षक भी जो कि वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें 7 नगर निगम भी शामिल हैं। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 13 दिन के अंदर 50 से ज्यादा रैलियां और सभाएं की हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं। अगर हम बात करें राजधानी लखनऊ में, तो मुख्यमंत्री ने 3, गोरखपुर में 4, अयोध्या और वाराणसी में 2-2 रैलियां की हैं। सीधे तौर पर इन रैलियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन के तौर पर काम कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय में भी बेहतर परफॉर्म होती है तो ऐसी स्थिति में ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मैदान में उतरे और कुछ एक जगहों पर उन्होंने भी रैलियां की। बीएसपी सुप्रीमो और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पूरे चुनाव में प्रचार से दूरी बनाकर रखी। हालांकि 11 तारीख को अंतिम चरण का मतदान भी है और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, जिसके बाद ये चीजें तय होंगी कि जनता ने किसको मौका दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के कमर्शियल मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे और शहर के 110 पार्षदों के लिए एक जनसभा की। इस दौरान जनसभा में बड़ी संख्या में शहर के लोग और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्होंने यूपी सरकार के द्वारा कानपुर के विकास कार्यों को भी गिनाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कानपुर की मेयर प्रत्याशी और ज्यादा से ज्यादा पार्षद प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते हुए नजर आए। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज जनसभा को संबोधित किया है, साथ ही उन्होंने अपने द्वारा किए गए कामों को भी गिनाया है, तो 11 तारीख को होने वाली मतगणना में आखिर जनता किसके पक्ष में वोट करती है, इसका तो जानकारी 13 मई को पता। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में निकाय चुनाव के फेज 2 से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 नेताओं को निष्कासित कर दिया है 6 साल को। उनका गतिविधि दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे अंदर खाने, जिसके चलते चौधरी भूपेंद्र सिंह ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सतेंद्र सिसोदिया को तत्काल लेटर जारी करा है। उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा ये तमाम जितने भी 5 नेता है दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, संपर्क कर रहे थे, वीडियो के आधार पर 6 साल को निष्कासित कर दिया है। यह बीजेपी की बड़ी कार्रवाई है। कार्रवाई से तमाम जितने भी दिग्गज नेता हैं कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के चलते जिसे कार्रवाई हुई है। पूर्व चेयरमैन नरोरा, पूर्व चेयरमैन औरंगाबाद में कार्रवाई हुई है। 3 मंडल अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई है बीजेपी की। अब देखना होगा जिस तरीके से चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई ये लाभदायक होती है या नुकसान होता है। उत्तर चुनाव प्रचार को लेकर के आज कानपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के लिए कानपुर पहुंचे, उन्होंने रोड शो किया। ऐसे में रोड शो के दौरान कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, क्योंकि आज प्रचार का आखिरी दिन था। हर तरफ जुलूस निकलना, हर प्रत्याशी अपने जो प्रत्याशी के समर्थक वो लगा था जुलूस निकालना, जिससे कि उनके प्रत्याशी को जीत दिलाई जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जब बिहार और जुलूस पहुंचा अखिलेश यादव का, प्रमिला पांडे के पक्ष में भाजपाइयों का जुलूस निकला, तो आमने सामने आने पर दोनों समर्थकों में कहा सुनी हो गई और अब अभद्रता होने लगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन को बीच में पड़कर मामले को शांत कराना पड़ा। कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को भी बीच में पड़कर दोनों पक्षों समझा के किनारे किया गया और पुलिस ने भी पहले दूसरे रूट से पीपल कोठी से मोड़ करके समाजवादी पार्टी का जो जुलूस था उसको निकाला गया और भाजपा का जुलूस सामने निकला। तो कहीं ना कहीं आज शाम को 6 बजे तक प्रचार प्रसार अब बंद हो चुका है। अब जो रोड शो या जो भी प्रचार के लिए होती थी वो सारी व्यवस्थाएं फिलहाल बंद हो गई। अब 11 मई को मतदान के बाद 13 मई को जब मतगणना को तब पता चलेगा कि किसके सिर पर जीत का सेहरा बन। पीलीभीत में निकाय चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, लगातार चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा था, उसका आज 9 मई को अब कोई भी चुनावी प्रसार कोई भी रैली नहीं होगी। अब 11 मई को मतदान होगा। यहाँ पर निकाय की अगर हम बात करें तो 10 निकाय हैं, 3 नगर पालिका परिषद और 7 नगर पंचायतें, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 113 प्रत्याशी मैदान में लगातार चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आए। वहीं अगर हम जनपद में पार्टियों की भी बात करें तो बीजेपी पार्टी के 2 मंत्री यहाँ पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ पे समर्थन में बीजेपी प्रत्याशी पहुंचे। वहीं
प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री संजय सिंह गंगवार लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनता को संबोधन करते हुए नजर आए, जनसभा को संबोधित करते नजर आए। लेकिन वहीं अन्य पार्टियों की भी अगर बात करें तो उनके कोई प्रचारक जो यहाँ पर थे वो नहीं आए। वहीं यहाँ क्षेत्रीय नेता लगातार उनको प्रमोट करते रहे, लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में लगे रहे। अब देखना यह है कि 11 मई को जो मतदान होगा उसमें निर्वाचन प्रशासन किस तरह से यहाँ निकाय चुनाव को बेहतर ढंग से संपन्न कराता है, ये देखने वाली बात होगी। 34 टाटा विधानसभा के लिए सुबह वोटिंग होनी है। इससे पहले पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच चुकी हैं। जो ईवीएम मशीन है उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। भारी सुरक्षा के बीच कल मतदान होगा। किसी को भी गड़बड़ी करने की इजाज़त नहीं होगी। उससे पहले ही बहुत सारे लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए पाबंद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला का स्पष्ट निर्देश है कि किसी वोटर की पर्ची चेक नहीं की जाएगी और किसी वोटर को परेशान नहीं किया जाएगा। सीधे आए बूथ पर और अपना वोट डाले। सुरक्षा के लिहाज से अर्धसैनिक बल और पुलिस, जो कि ज़िले की अपने पुलिस है और बाहर ज़िले से भी फोर्स मंगाई गई है, वो तैनात की गई है। पुलिस की सुरक्षा के बीच ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और अपने पसंदीदा विधायक को चुनेंगे, जिसकी किस्मत का फैसला 13 मई को। कर्नाटक राजनीति की गर्मी अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगी है। आज समय कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार हैं मणिकांत राठौर, उनका एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको जान से मारने की बात करें, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में कांग्रेस कहीं ना कहीं हमलावर हो गई है। कांग्रेस के तमाम नेता इस समय FIR करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नकुल दुबे, उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन जो है वो थाने पहुंचा था और वहां पर जाकर के एक लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से ऑडियो वायरल हो रहा है उस तरीके से कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी जान को खतरा है। वैसे में पूरी तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई वो होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस ने बजरंग दल का अपमान करने की भरकस कोशिश की है। अगर कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा में जिस तरीके से उसने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ऐसे में बजरंग दल को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजरंग दल की तुलना PFI जैसे देश विरोधी संगठन से करना उनको बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर आंदोलन कर सकते हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने द केरल स्टोरी को उचित और सही फिल्म बताया है। उन्होंने फिल्म की ताबेदारी करते हुए साफ साफ कहा कि ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और जिन लोगों को इस फिल्म से परेशानी हो वो कोर्ट जा सकते हैं। अपने बातों में उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लोग फिल्म को स्क्रीनिंग के लिए बैठते हैं तो इस स्क्रीनिंग में हम लोग इन बातों का पूरा ध्यान रखते हैं कि इन बातों की कहानी जो है फिल्मों की वो दुरुस्त हो और समाज परख हो। लेकिन समझा जा सकता है इन सारी बातों के बीच द केरल स्टोरी को यूपी सरकार ने जहां एक और टैक्स फ्री किया है, वहीं तमाम ऐसे लोग हैं जो पूरे घटनाक्रम को सही और दुरुस्त बनाने पर लगे हुए हैं। यही नहीं, मनोज तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शीघ्र ही इस सरकार की पतन हो जाएगी। स्टेट प्रणाली लागू होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था बंद से बंद होती जा रही है। आपको बता दें ये रामबाग से जीवमंडी चौराहे से जो रोड है, यहाँ से सुबह से 5 बजे से ही ट्रक से स्थानीय पुलिस और ट्रैफिक द्वारा यहाँ से जमकर वसूली होती है। आपको बता दें प्रत्येक ट्रक से 400 से 500 की वसूली बताई जाती है। हालांकि पूरे मामले को लेकर कई बार उच्च स्तर के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले में स्मार्ट सिटी के कैमरे की तस्वीर देखी जाए तो निश्चित तौर से उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि स्थानीय पुलिस पर कब कार्रवाई होगी, कब स्मार्ट सिटी के कैमरे की ये तस्वीर उच्च स्तर के अधिकारियों तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गोरक्षनाथ मंदिर के मुख्यमंत्री आवास में करीब 45 मिनट तक की मुलाकात। वहीं आपको बता दें
कि दोनों लोगों ने गुरु गोरक्षनाथ का मत्था भी टेका। साथ ही साथ 45 मिनट की वार्ता में नगर निकाय चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको ये भी बता दें, शिव प्रताप शुक्ला जी राज्यपाल महामहिम हिमाचल प्रदेश के कई दिनों से गोरखपुर में आए हुए हैं, कई कार्यक्रम में शिरकत किए। आज महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और एसएसपी ने तमाम जगहों पर किया निरीक्षण। आपको बता दें कि आगामी समय में नगर निकाय चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में आज जिलाधिकारी और एसएसपी ने मऊरानीपुर के जो महाविद्यालय है जहां पर मतगणना होनी है वहां पर औचक निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनको जांचा परखा। वहीं आपको बता दें कि ज़िले में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं को भी उन्होंने जांचा परखा। इसके अलावा जो अमृत सरोवर खुदवाए गए हैं उनकी भी उन्होंने जानकारी ली। इसके अलावा हर घर जल नल योजना के तहत चलाए जा रहे जो योजना चलाई जा रही है उसमें वह इंटेक वेल और जो परियोजना है उसको उन्होंने जांचा और जो भी कमियां हैं उन कमियों को अधीनस्थों को जल्द सही करने के निर्देश। साहबगंज थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना को चोर अंजाम दे रहे हैं और चोर पुलिस के पकड़ से कोसों दूर है। हम बात कर रहे हैं साहबगंज थाना क्षेत्र के ठेकहा कंपोजिट विद्यालय में, जहां दूसरी बार चोरों ने एक सप्ताह के अंदर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एक सप्ताह पूर्व 50,000 के सामान पे चोरों ने हाथ साफ किया था। आज फिर से ठेकहा कंपोजिट विद्यालय में सोलर बैटरी सहित लाखों के सामान पे हाथ साफ किया है। बात की जाए साहबगंज पुलिस की, तो साहबगंज पुलिस की चोरों को बिल्कुल ही भय नहीं दिख रही है और लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि जो भी अब सामान बचा हुआ है विद्यालय का उसको हम प्रधान के घर में शिफ्ट करवा रहे हैं, इसलिए कि दोबारा फिर से चोरी की घटना को चोर अंजाम दे न सकें। अब देखने वाली बात होगी कि साहबगंज पुलिस किस तरीके से चोरों को पकड़ती है या इसी तरीके से लगातार चोरी की घटना को चोर अंजाम देते रहेंगे। कुशीनगर में घर से स्कूल जा रही 2 छात्राओं को अनियंत्रित कार ने मारी ठोकर, जिसके वजह से एक छात्रा की मौके पर हुई मौत, दूसरी छात्रा बुरी तरह हुई घायल। घायल छात्रा को आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, जहां के चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज कर दिया रेफर। मामले की जानकारी होने पर मौके पर उप जिलाधिकारी कस्या व बेसिक शिक्षा अधिकारी पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना बढ़ाया, साथ ही दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। पूरा मामला कस्या थाना क्षेत्र के गोबरही चौराहे का है, जहां पर 2 छात्राएं पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। इसी दौरान एक अनियंत्रित कार चालक के द्वारा उन लोगों को ठोकर मार दिया गया, जिसके वजह से एक अर्पिता नाम की जो छात्रा थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साक्षी नाम की जो छात्रा थी वो बुरी तरह से घायल हो गई। हालांकि आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल छात्रा को जिला अस्पताल में रेफर करवा कर भर्ती करवाया, जहां के चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देखते हुए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मामले की जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी कस्या और बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना बढ़ाया, साथ ही दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही। कुशीनगर में कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े चाकू मारने की घटना को लेकर जहां कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया, वहीं महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं सवाल अब ये उठता है कि आखिर कोर्ट परिसर के अंदर चाकू पहुंचा कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही है। चूक हो चुकी है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। उन घटनाओं को लेकर कोर्ट परिसर में बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कराए जाते हैं और चेकिंग के दौरान ही लोगों को अंदर जाने दिया जाता है। पूरा मामला ये ऊंचाहार थाना क्षेत्र का है और जहां पर पारिवारिक कहल का एक मुकदमा चल रहा था, जिसमें विदाई के मुकदमे को लेकर पति ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया है और पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उसे जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है और पुलिस ने पति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं वकील के द्वारा जो बात बताई गई है, वकील ने साफ तौर पर यही कहा है कि ये महिला पर इसलिए हो सकता है कि हमला किया गया हो ताकि ये मुकदमा सिरे से खत्म हो जाए। कोर्ट उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से एक बड़ा हादसा गंगा घाट के किनारे हुआ है, यहाँ पर हरिधाम बाबा गंगा घाट में जहाँ पर 3 जो बच्चे थे वो लोग आए थे और यहाँ गंगा पर नहाने के लिए उतरे। देखिए बताया जा रहा है कि लोग जहाँ पर ट्रैक्टर खरीदा था उसके बाद परिजनों के साथ ये लोग
यहाँ गंगा आए थे और उसके बाद जिस तरह से गंगा घाट पर पहुंचे और नहाने के लिए उतरे हैं। फिलहाल 3 ये लोग लड़के बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक को निकाला गया जबकि 2 लोग अभी उसमें गंगा में है। फिलहाल जिस तरह से परिजनों में हड़कंप मची है, उसके बाद गाजियाबाद से पीएसी बुलाई गई। लगातार 24 घंटे से लगातार कोशिश रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू के तहत लगातार कोशिश परिजन के अलावा यहाँ पर पीएसी और पुलिस कर रही है, लेकिन अभी 2 लोगों का कोई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल एक को निकाला गया है जिसकी मौत हो चुकी है। अब इसे बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ पर हरिधाम बाबा गंगा घाट के किनारे, जो कि अमरोहा जनपद के ठेगला गांव से ये परिवार यहाँ ट्रैक्टर नया खरीदने के बाद आया था। बिजनौर के धामपुर में फिर एक सड़क हादसा देखने को मिला। जी हां, आपको बताते चलें, बिजनौर के धामपुर में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार की जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। आपको बताते चलें, बाइक सवार अभिमन्यु काफ़ी समय से अपने पिता के इलाज के लिए आना जाना रोडों पर कर रहा था, जिस कारण आज वो फिर अपने पिता अर्जुन के लिए दवाई लेने जा रहा था तो रास्ते में अचानक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने अभिमन्यु के टक्कर मार दी, जिसमें बताया जा रहा है कि अभिमन्यु के पिता काफ़ी समय से कैंसर पीड़ित थे, जिसमें करने वाला कार्यकर्ता अगर बात की जाए था अभिमन्यु ही अपने परिवार में था, जिसको लेकर आज इस मौत से मोहल्ले में अलग अलग चर्चा हो रही है और मोहल्ले वालों का कहना है कि इस मौत से पूरे परिवार की ही मौत हो गई है, क्योंकि अभिमन्यु एक अकेला ही अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। आपको बताते चलें, बिजनौर में लगातार सड़क हादसे इस कदर बढ़ रहे हैं तो उसका मुख्य कारण या तो तेज रफ्तार है या शराब पी के ड्राइविंग करना है। तो कहीं ना कहीं यातायात पुलिस को इस बात पर रोक लगानी चाहिए, तो सड़क हादसे में कहीं ना कहीं धीमी हो सकती है। बिजनौर के